Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Diksha Inter Communication. Let's see today's news. आज की पहली बड़ी खबर, आज से शुरू होगी IPL 2020 की जंग, आमने सामने होंगी रोहित शर्मा MS धोनी की टीमें। तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को उद्घाटन मुकाबले में विस्फोटक भिड़ंत के साथ विदेशी जमीन पर IPL 13 की जंग शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण IPL का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात के 3 शहरों दुबई, शारजहां और अबू धाबी में हो रहा है। IPL के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन विदेशी जमीन पर हो रहा है। टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को होगा। अगली बड़ी खबर, भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या 52 लाख के पार, रिकवरी रेट 78.86%। भारत में कोविड-19 की 96,424 नए मरीज सामने आए, साथ ही कुल मरीजों की संख्या 52 लाख के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक 41,12,551 मरीज ठीक हो चुके थे। इस प्रकार देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 78.86% है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त को कोविड-19 मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हुई थी, जबकि 23 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार हो गई। देश में 5 सितंबर को संक्रमितों की संख्या 40 लाख हुई, वहीं 16 सितंबर को देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत चीन की सेना के बीच अब चंद कदमों की दूरी, हवा में फायरिंग कर एक दूसरे को दी चेतावनी। भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों की विवादित सीमा पर तनाव कम करने के लिए सहमत होने के बाद भी दोनों देशों की सेना पूर्वी लद्दाख की 15 झील के पास 4 स्थानों पर राइफल मतलब चंद कदमों की दूरी में है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। चिंता की बात यह है कि कम से कम एक जगह पर दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है। यह वही जगह है जहाँ सैन्य स्तरीय वार्ता के बाद सैनिक पीछे हटे थे। अब दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की स्थिति ऐसे समय में हुई है जब चीन की ओर से अगली वरिष्ठ सैन्य स्तरीय वार्ता की तारीख का संकेत देना बाकी है। सूत्रों ने कहा है कि इन स्थानों पर सेना की सामग्री कुछ मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि वे झील के दक्षिणी किनारे पर 3 स्थानों पर तैनात है, जबकि उत्तर में एक स्थान पर तैनात है। दोनों सेनाओं ने दी एक दूसरे को चेतावनी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। व्हाट्सएप पर जल्द ही आने वाला है ऑथेंटिकेशन फीचर, जाने कैसे करेगा काम। व्हाट्सएप के एक नए फीचर बायोमेट्रिक स्कैनिंग सपोर्ट पर काम करने की बात सामने आ रही है, जिससे वेब पर इसका उपयोग और भी अधिक सुरक्षा के साथ किया जा सकेगा। वेबसाइट व्हाट्सएप बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी ने अलग से एक टीम बना रखी है जो इसे और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करती है। इस रिपोर्ट में गुरुवार को कहा, इसके लिए यूज़र को सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप ओपन करना होगा और अपने कंप्यूटर पर इसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट को स्कैन करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। व्हाट्सएप वेब पर लॉगिन करने की यह प्रक्रिया पहले से कई अधिक सुरक्षित होगी और तेज भी होगी। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस फीचर में फेस अनलॉक सपोर्ट को शामिल किया जाएगा या नहीं, जो 3D फेस अनलॉक द्वारा समर्पित होगा। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से। कमलनाथ बिना मास्क के भीड़ से घिरे रहे और भाजपा युग्म कार्यकर्ताओं ने भी बरती लापरवाही। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ग्वालियर आगमन पर उनके स्वागत के लिए उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़। खुद कमलनाथ और भीड़ में शामिल कई कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाए हुए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। कमलनाथ का विरोध कर रहे भाजपा युग्म कार्यकर्ताओं में से कुछ ही कार्यकर्ताओं ने मास्क पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय कार्यकर्ता एक दूसरे से टकरा रहे थे। अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री महेंद्र बोध ने पद से दिया इस्तीफा। पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री महेंद्र बोध ने पद से इस्तीफा दे दिया।
प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं के अब बगावती तेवर सामने आने लगे हैं। भांडेर विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस ने बहुजन संघर्ष दल से आए फूल सिंह वरैया को उम्मीदवार बनाया, तो पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने पार्टी से अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बौद्ध भांडेर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। इससे पहले बौद्ध ने दतिया दौरे पर आए राज्यसभा सदस्य दिग्विजय के सामने नाराजगी जताकर अपने इरादे जाहिर किए थे। दिग्विजय सिंह ने उस समय कुछ रास्ता निकालने का आश्वासन देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन शुक्रवार को बौद्ध कमलनाथ से मिलने ग्वालियर गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेतीली जमीन पर खेती को मिली सफलता, नैनो क्ले पद्धति में पानी का इस्तेमाल 45% कम। यूएई ने लिक्विड नैनो क्ले पद्धति से रेगिस्तान में तरबूज और लौकी जैसे फल सब्जी उगाने में सफलता पाई। अब इसका व्यावसायिक इस्तेमाल होगा। लॉकडाउन में 40 दिन के प्रयोग के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने यह साबित कर दिया कि रेत में भी तरबूज और गिलकी जैसे फल सब्जी की खेती की जा सकती है। यूएई रेत से घिरा हुआ देश है जो अपने ताजे फल सब्जी की 90% जरूरत आयात कर पूरी करता है। उसके लिए रेगिस्तान को फल और सब्जी के बागों में तब्दील हो जाने की आशा किसी अजूबे से कम नहीं। वैज्ञानिकों को रेगिस्तान में यह सफलता लिक्विड नैनो क्ले पद्धति यानी गीली चिकनी मिट्टी के कारण मिली है। यह मिट्टी को पुनर्जीवित करने की तकनीक है। इस पद्धति में पानी का इस्तेमाल 45% कम हो जाएगा। इस सफलता के बाद यूएई अब लिक्विड नैनो क्ले की फैक्ट्री लगाकर इसका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत समेत दुनिया की 100 दिग्गज कंपनियों में चीनी हैकर्स की घुसपैठ, 2 मलेशियाई नागरिक भी शामिल। खबर वॉशिंगटन, जहां यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 5 चीनी नागरिकों पर अमेरिका और विदेशों में 100 से अधिक कंपनियों और संस्थानों को हैक करने का आरोप लगाया है। इसमें भारत सरकार के नेटवर्क और मूल्यवान सॉफ्टवेयर डेटा और बिजनेस इंटेलिजेंस की चोरी करना भी शामिल है। डिप्टी यूएस अटॉर्नी जनरल जेफरी रोसेन ने बुधवार को कहा कि 5 चीनी नागरिकों के साथ 2 मलेशियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया रविवार को, जबकि चीनी नागरिकों को भगोड़ा घोषित किया गया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। शहरों में लोगों को किफायती किराए पर घर देगी सरकार, 2 मॉडल पर किया जा रहा काम। गांवों से रोजी रोजगार के सिलसिले में पहुंचने वाले प्रवासियों को मामूली किराए पर घर देने की पर अब काम तेजी से हुआ है, ताकि कम पैसे में लोग शहरों में गुजारा कर सके। आवास और शहरी विकास मंत्रालय इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कुल 2 मॉडल पर काम करने में जुटे हैं। बीते 31 जुलाई से शुरू हुई इस योजना को सरकार जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। जानते हैं सरकारी पैसे से बने आवासों को किराए पर देने की योजना क्या है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पहला मॉडल है कि शहरों में सरकारी पैसे से बने आवासों को अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स में बदल दिया जाए, जिसके बाद ज़रूरतमंद प्रवासियों को 1000 से 3000 रुपये में किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएं। सरकार इस योजना को पीपीपी मोड में संचालित करना चाह रही है। बताया जा रहा है कि ये आवास 25 वर्ष के लिए अलॉट होंगे, फिर इन्हें लोकल बॉडीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से आवंटन होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। सरकार ने टास्क फोर्स का किया गठन। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल की राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। जयराम सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 43 सदस्यों की टास्क फोर्स के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री
गोविंद सिंह ठाकुर को दी है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को बतौर सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल व कॉलेजों के शिक्षकों को सदस्य के रूप में शामिल किया है।